Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video, I'm going to discuss you about the topic BEVAE 181 Environmental Studies. अपना इग्नो में एक पेपर का टॉपिक नेम है ये. So basically इस सब्जेक्ट का जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं. So मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं. सो अगर आपका एग्जाम जून 2026 में है या फिर दिसंबर 2026 में है, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एग्ज़ाम. सो चलिए शुरू करते हैं. हाँ, वीडियो शुरू करने से बस एक बात बता देना चाहता हूँ. अगर आपको जो ये आपका बुक है BEVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज़, सो बेसिकली इस बुक का जो है ना मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ. सो शॉर्ट नोट्स का एक PDF बनाया हूँ. अगर आपको वो PDF चाहिए, सो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले अगर आपको ये मिल जाए तो गारंटीड है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, राइट. सो अगर आपको वो PDF चाहिए, सो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप ले सकते हैं. मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको PDF भेज दूँगा, राइट. सो और जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सो वो क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्हीं में से ही बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को. तो चलिए शुरू करते हैं. BEVAE 181. सो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपका एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का होने वाला है और इसमें आपको जो है 50 मार्क्स का ही आपका पेपर होने वाला है. और ये जो पूरा पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में होने वाला है. ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएंगे, यानी MCQ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से एक सही होगा, वही आपको OMR सीट में मार्क करना है. और हर एक क्वेश्चन क्या करता है, कैरी करता है 1 मार्क्स ईच. हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क ईच, राइट. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. बट एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी आप जो ये पेपर सॉल्व करने जाएं, सो अपना टाइम वेस्ट ना करें. आपको जो है ना सिंपली जो क्वेश्चन आता है पहले उससे सारा कंप्लीट कर लीजिए. देन उसके बाद जो क्वेश्चन लेफ्ट हो जाएगा, जो क्वेश्चन बच जाएगा, फिर उस पर ध्यान दीजिएगा, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और एट द एंड आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा. वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. जस्ट अ सेकेंड. डो नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग द होल क्वेश्चन पेपर. गो ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस वन बाय वन. यू मे कम बैक. आप वापस कम बैक करो जो क्वेश्चन नहीं हुआ है, फिर जो लेफ्ट क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन बच गए फिर उसे सॉल्व करो. इफ़ यू हैव टाइम एट द एंड, अगर आपके पास आखिरी में टाइम बचता है फिर तो यस. पर आपको जो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं. एवरी क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एट एनी केस. सो चलिए अब हम शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिकली जो है ना ये हमारा पेपर जो है बेसिकली ये हमारा जो पेपर है दिसंबर 2025 का ओरिजिनल पेपर जो इग्नो में पूछा गया है, सो वही क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन. सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो चलिए शुरू करते हैं. यस, लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहला क्वेश्चन है पूछ रहा है, द टाइटल ऑफ द ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट इज, यानी हमें इनसे पूछ रहा है जो ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट का जो ना टाइटल क्या था, राइट. तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है अपना आर कॉमन फीचर, देन लिमिट्स टू ग्रोथ, देन स्मॉल इज ब्यूटीफुल, देन ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. सो बेसिकली जो है ना अपना जो टाइटल जो था ना जिसमें ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट में दिया गया था, वो था आर कॉमन फ्यूचर. बेसिकली क्या हुआ था, जो 1987 में जो ब्रंडलैंड कमीशन ने जो है ना एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसका नाम रखा गया था आर कॉमन फ्यूचर. बेसिकली इस रिपोर्ट में जो है ना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना उसका कंसेप्ट बताया गया था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जो आज की ज़रूरतों को जो है ना पूरा करना, आज की ज़रूरतों को जो भी रिसोर्सेज है उसको पूरा करना बिना बिना फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को नुकसान पहुंचा. यानी इस तरीके से जो भी रिसोर्सेज है, हवा, पानी, पेट्रोल, इस तरीके से यूज़ करना ताकि फ्यूचर में जो आने वाले हमारे जो जनरेशन है वो भी उनका लाभ उठा सके. यानी अगर हम आज जो है ना सारे फॉरेस्ट अगर काट देंगे तो फ्यूचर जनरेशन को ऑक्सीजन और रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, राइट. सो हमें बिल्कुल एक सस्टेनेबल वे में यूज़ करना चाहिए. सो अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, हाउ मैनी गोल्स आर देयर अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी अपने कितने थे. बेसिकली अपने जो ना हमेशा याद रखना एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो अपने टोटल 17 होते हैं. सो अपने टोटल कितने होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल्स होते हैं. बेसिकली 2015 में 2015 में जो है ना यूनाइटेड नेशन ने 17 SDGs 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है
हमें लॉन्च किए थे, राइट। सो बेसिकली इनमें मेन गोल क्या क्या था? सबसे पहला तो नो पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, राइट। देन जीरो हंगर, यानी कोई भी फेमाइन की वजह से ना मरे, बेसिकली भुखमरी की वजह से ना मरे, राइट। सो जीरो हंगर। देन एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करना, ये सब गोल्स में आते हैं। क्लीन वाटर मिले, क्लाइमेट एक्शन हो, और लाइफ ऑन लैंड हो। सो बेसिकली ये 17 गोल्स थे, आप इसे लर्न कर सकते हो। अपने एसडीजी में 17 गोल्स थे। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है, हु कॉइंड द टर्म डिटर्मिनिज्म? बेसिकली डिटर्मिनिज्म टर्म जो है ना, किसने दिया, राइट। सो सबसे पहला अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, देन फ्रेडरिक रेडजल, देन लूसियन फेवरे, देन वाइडल डेला ब्लेची। सो बेसिकली जो है ना, हमारा जो डिटर्मिनिज्म टर्म जो है ना, हमें ये दिया था ये फ्रेडरिच रेडजल ने। बेसिकली डिटर्मिनिज्म क्या होता है? डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि जो हमारे जो नेचर है, यानी जो हमारे ह्यूमन लाइफ को जो है ना कंट्रोल करती है, जो भी अपना प्राकृतिक है वातावरण, ये सब हमारे ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे डेजर्ट में जो है ना, जैसे डेजर्ट एरिया में जो लोग जो है अलग अलग तरीके से रहते हैं, जैसे हिमालय में अलग तरीके से रहते हैं। सो जो बेसिकली जो है ना, उनकी एनवायरनमेंट जो है ना, उनकी लाइफ स्टाइल डिसाइड करता है। जो बेसिकली जो भी इनका एनवायरनमेंट है, उनका लाइफ स्टाइल डिसाइड कर लेता है। अब जैसे जो डेजर्ट एरिया में रहता है, उसे डेजर्ट एरिया में ही वो रह पाएगा। जो हिमालय में ठंडे इलाके में रहता है, वो ठंडे इलाके में ही ज़्यादातर अपने आप को अच्छा उसे महसूस होगा, अगर जो हमेशा से रहा है। सो ये किसने दिया है? फ्रेडरिच रेडजल ने। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में पूछ रहा है, लैंड कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज नोन एज, यानी बायोस्फीयर का लैंड कंपोनेंट क्या है? जो बायोस्फीयर का जो है लैंड कंपोनेंट क्या है? सबसे पहला आ जाता है एटमॉस्फेयर, दूसरा है लिथोस्फीयर, तीसरा है इकोस्फीयर, और चौथा है हाइड्रोस्फीयर। बेसिकली जो है ना, अपना जो लैंड कंपोनेंट में जो है ना, बायोस्फीयर का क्या था? लिथोस्फीयर। सेकंड पार्ट लिथोस्फीयर अपना आंसर है। बेसिकली आपको एक चीज़ याद रखना है, स्फीयर, स्फीयर और मीनिंग। जो एटमॉस्फेयर है उसको, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? एयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है? वाटर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? लैंड। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? लाइफ। सो बेसिकली लिथो मतलब हो गया लैंड, इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। सो लैंड कंपोनेंट इज लिथोस्फीयर। ट्रिक कैसे याद कर सकते हो? लिथो लिखते हैं, लिथो, एल से लिथो, एल से लैंड आता है अपना। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन क्वेश्चन 5। बेसिकली आज के इस वीडियो में तो बेसिकली हम इंग्लिश वाला कर रहे हैं। अगर आपको हिंदी वाला चाहिए, हिंदी वाला एक्सप्लेनेशन, सो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 5 पे। एक और चीज़ गाइस मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये जो अपना जो ये चल रहा है टॉपिक एनवायरमेंटल का, अगर आपको इसका पूरा जो बुक रिवीजन चाहिए, वन शॉट में अगर एक बुक रिवीजन चाहिए, सो मैंने एक नोट्स बना रखा हूँ। अगर आपको वो नोट्स चाहिए, सो डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप मुझे मैसेज करके वो नोट्स ले सकते हो। और अगर आप वो उस नोट्स का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहते हो, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं समझा रहा हूँ, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। सो दो चीज़, आपको बुक पीडीएफ चाहिए, यानी शॉर्ट में जो मैंने पीडीएफ बना रखा हूँ इनका, यानी एक टाइप से नोट्स, सो आप वो ले सकते हो। अगर आपको वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको हिंदी वाला एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये वाले इस पर्टिकुलर टॉपिक का, इस क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका भी बना दूंगा, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 5 पे। सो क्वेश्चन 5 में पूछ रहा है, चेमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर, बेसिकली जो चेमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ना, क्या होते हैं वो हमें बताना है। सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉप्स, देन हेटरोट्रॉप्स, देन फोगेटोट्रॉप्स, देन सेप्रोट्रॉप्स। बेसिकली जो है ना गाइज, चेमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ना, बेसिकली अपने ऑटोट्रॉप्स में काउंट होते हैं। ऑटोट्रॉप्स में बेसिकली, ऑटोट्रॉप्स मतलब जो है ना, अपना अब वो अपना खाना जो है ना खुद बनाते हैं। यानी ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाए। जैसे जो प्लांट्स जो है सनलाइट से फूड बनाते हैं, है ना, प्लांट जो है सनलाइट से फूड बनाते हैं। सो चेमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ना, सनलाइट के बिना केमिकल की एनर्जी से फूड बनाते हैं। उनके पास केमिकल एनर्जी होती है, तो उसकी एनर्जी से वो फूड बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो है अपना हो गया सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ये भी जो है ना अपने केमिकल के थ्रू अपना खुद का फूड बनाते हैं। Now question 6. In ecological succession, the intermediate community stage is known as, बेसिकली जो है ना, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो है
जो इंटरमीडिएट स्टेज क्या कहलाती है, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसमें बेसिकली एक्सप्लेनेशन समझो। सबसे पहले समझो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। बेसिकली ये कि एरिया में जो है ना धीरे धीरे कम्युनिटी का डेवलपमेंट, सो उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो बेसिकली इसी सक्सेशन में जो इंटरमीडिएट स्टेज रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है लीचेन स्टेज, मॉस स्टेज, ग्रास कम्युनिटी, देन सीरे। सो बेसिकली इसका आंसर ऑब्वियसली सी बात है सीरे ही होगा। क्योंकि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो एक पर्टिकुलर एरिया में जो धीरे धीरे जो कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट होता है, बेसिकली इसका सीक्वेंस क्या आता है। सबसे फर्स्ट स्टेज में आ जाता है अपना बैर रॉक, देन लाइचेन, देन मॉस, देन ग्रास, देन श्रब्स, देन फॉरेस्ट। सो बीच की हर स्टेज को जो है ना सिरे कहते हैं। यानी जो बीच में जो भी स्टेज होगा, पहले नंबर पे कुछ होगा, देन लास्ट नंबर पे कुछ होगा, जो बीच में जो भी स्टेज होगा उसे हम सिरे कहेंगे। क्या कहेंगे? सिरे। ऑल राइट, नाउ लेट्स गोइंग टू सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में पूछ रहा है इन सल्फर साइकिल द मेन सल्फर रिजर्वोयर इज प्रेजेंट इन दी, यानी सल्फर साइकिल में जो मेन रिजर्वोयर क्या है, राइट जो सल्फर साइकिल में मेन रिजर्वोयर क्या है। तो सिंपल सी बात है, अपना सॉइल होता है मेन रिजर्वोयर। क्योंकि जो रिजर्वोयर मतलब क्या होता है? स्टोरेज प्लेस। यानी सल्फर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? या तो पत्थरों में होगा, रॉक्स में, या सॉइल में होगा, मिट्टी में। सो यहीं पर जो है ना स्टोर रहता है। सो प्लांट जो है सॉइल से सल्फर एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए। नाउ क्वेश्चन 8, इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मैपल, बीच एंड ओक आर फाउंड। यानी कौन से फॉरेस्ट मैपल में, यानी मैपल, बीच और ओक जो है ना किस फॉरेस्ट में मिलते हैं। पहला है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, देन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, देन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। सो बेसिकली जो है ना अपना जो है ना सेकंड ऑप्शन सही है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्यों? समझो, टेम्परेट का मतलब क्या होता है? मॉडरेट क्लाइमेट। और डेसिडुअस का मतलब क्या होता है? पत्ते गिरने वाले ट्रेस, राइट। सो एग्जांपल्स हो गया अपना ओक हो गया, मैपल हो गया, बीच हो गया, जो कि है ना जाहिर सी बात है विंटर में जो है ना पत्ते गिरा देते हैं। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में पूछ रहा है दी ऑर्गेनिजम्स विच आर अटैच्ड टू स्टेम आर पेरीफाइथन, प्लैंकटन, नेक्टन, न्यूस्टन। सो बेसिकली जो है ना जो स्टेम से जो है ना अटैच्ड ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? जो हमारे जो स्टेम से जो भी ऑर्गेनिज्म जो है जुड़े हुए रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, उसे हम पेरीफिटन कहते हैं, राइट। क्यों? समझो, बेसिकली ये जो ना एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें जो ना प्लैंकटन यानी जो फ्लोट करते हैं, नेक्टन जो स्विम करते हैं, पेरीफाइटन, पेरीफाइटन का मतलब जो स्टेम या प्लांट से जो अटैच रहते हैं, तो इसीलिए पेरीफाइटन इज द राइट आंसर। जैसे जो अपना एल्गी होता है, एल्गे होता है, एल्गे जो है एल्गे जो है पानी के प्लांट्स पर जो है ना चिपकी होती है। सो नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 10। सो क्वेश्चन 10, इन इंडिया इन इंडिया ग्रास लैंड इकोसिस्टम बायोमास पीक्स इन दी मंथ्स ऑफ। बेसिकली जो है ना इंडिया में जो ग्रास लैंड बायोमास सबसे ज़्यादा कब होता है, ये हमसे पूछ रहा है। सो जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। बेसिकली जो है ना जुलाई से अगस्त जो है ना वो अपना टर्म होता है, जिसमें जुलाई से अगस्त में जो है ना मानसून सीज़न रहता है। गाइज आपको पता होगा मानसून सीज़न में जो है ना बेसिकली बारिश होता है, और जो ग्रास यानी जो घास सब होती है वो उनका ग्रोथ जो है ना बहुत फास्ट करती है मानसून सीजन में, क्योंकि पानी बरसात होती रहती है। देन बायोमास मैक्सिमम होता है, इसीलिए बायोमास का मीनिंग क्या है? किसी एरिया में जो है ना टोटल लिविंग मैटर यानी प्लांट्स प्लस ऑर्गेनाइज्म का मिक्सचर, दोनों का ग्रोथ होता है बहुत ज़्यादा, राइट। सो इसी के साथ अपना 10th क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन में। सो बेसिकली 11th क्वेश्चन में पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ लॉटिक इकोसिस्टम इज। जो अपना लॉटिक इकोसिस्टम्स होता है उसके हमें एग्जाम्पल बताने हैं, राइट। तो सबसे पहला है लेक, दूसरा है रिवर, तीसरा है स्वैम्प, चौथा है पूल। बेसिकली जो है ना लॉटिक इकोसिस्टम का सिंपल सा एग्जाम्पल जो है ना अपना रिवर होता है। रिवर बोले तो अपना नदी। क्यों? समझो, जो इकोसिस्टम जो है ना दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है लॉटिक इकोसिस्टम, जहाँ पे जो है ना लॉटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, जहाँ पानी जो है ना कॉन्टिन्यूसली फ्लो करते रहता है, जैसे कि नदी में आपने देखा होगा फ्लो करते रहता है, स्ट्रीम हो गया, नाला हो गया, ये सब में फ्लो करते रहता है। दूसरा इकोसिस्टम क्या होता है अपना लैंटिक इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम? लैंटिक
इकोसिस्टम, राइट। सो जहाँ पानी जो है ना रुका हुआ रहता है, जैसे पॉन्ड हो गया, तालाब हो गया, वहाँ पे पानी रुका हुआ रहता है। लेक हो गया, तालाब हो गया, पॉन्ड हो गया, यानी यहाँ पे पानी रुका हुआ रहता है। सो लॉटिक इकोसिस्टम में क्या होता है अपना, जहाँ पे पानी बहता रहता है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो लेक अपना तालाब हो गया, वहाँ पर पानी रुका हुआ रहता है, ये पानी रुका हुआ रहता है। स्वैम्प, यहाँ पर भी पानी रुका रहता है, और जो पूल रहता है वहाँ पर भी पानी रुका रहता है। पर जो अपना जो नदी होता है, जो नदी होता है उसमें पानी बहते रहता है। सो दिस इज़ ओनली द यूनिक चीज़ जहाँ से आप अंदाज़ा उठा सकते हो कि इसका आंसर रिवर ही होगा, राइट। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 12। सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 में। क्वेश्चन 12 में पूछ रहा है द सॉइल विच इज़ लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलिटी इज़, बेसिकली यानी कौन सी सॉइल में जो है ना ऑर्गेनिक मैटर और फर्टिलिटी कम होता है, राइट। तो एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शंस है रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, सॉइल्स ऑफ लो लाइंग एंड मार्सी लैंड्स। सो बेसिकली जो है ना अपना जो बेसिकली जो है ऑर्गेनिक मैटर और फर्टिलिटी बेसिकली किस में कम होता है, डेजर्ट सॉइल, जो यानी जो रेतीला स्थान रहता है उसमें फर्टिलिटी कैसे होगा, उसमें बेसिकली जो अनाज जो रहता है फसल जो है, क्रॉप्स हम नहीं उगा सकते इस, क्योंकि उसमें लो फर्टिलिटी होता है। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 13। पूछ रहा है विच वन इज़ नॉट फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस, यानी इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन सा सॉइल जो है सॉइल कन्वर्जेशन कंजर्वेशन मेथड नहीं है, यानी इन सब में से कौन सा सॉइल कंजर्वेशन मेथड में नहीं आता है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन है कुल, देन सेकंड बंडिंग, देन थर्ड मल्चिंग, देन फोर्थ इज सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन। बेसिकली जो है ना अपना कुल, जो कुल होता है ना, कुल इज द राइट आंसर, बिकॉज क्योंकि जो है ना कुल जो है ना नहीं आता। बेसिकली जो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी को जो है ना इरोजन और डैमेज से बचाना, राइट, यानी मिट्टी में इरोजन और डैमेज कुछ ना हो उससे बचाना, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन। पर जो है बंडिंग, मल्चिंग और सॉइल मॉइस्चर, जो बाकी के जो तीन ऑप्शन जो है ना वो कंजर्वेशन, यानी सब सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो कुल जो है ना वो सॉइल कंजर्वेशन मेथड में नहीं माना जाता। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 14। फाइनर पार्टिकल्स इन वेस्ट वाटर कैन बी मेड टू सेटल बाय यूजिंग, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, जो वेस्ट वाटर के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, राइट, जो फाइनर यानी जो फाइन पार्टिकल्स को जो है ना सेटल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली सिंपल सा है, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो है बेसिकली जो है ना जो वेस्ट वाटर में जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो ईजिली जो है ना नीचे नहीं बैठते। जो कॉस्टिक सोडा रहता है ना उसमें ऐड करने से जो है ना ये पार्टिकल्स एक साथ चिपक जाते हैं और नीचे जो है ना बिल्कुल सेटल हो जाते हैं, जिससे पानी जो है साफ और आसान हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ मैन्योर्स, यानी मैन्योर ऐड करने से क्या अचीव नहीं किया जा सकता है इनमें से। सो सबसे पहला है इम्प्रूव्ड कोहेसिवनेस ऑफ सॉइल, डिक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी, इंक्रीज इन वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, अ मोर स्टेबल एग्रीगेट स्ट्रक्चर। सो बेसिकली अपना जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जो है ये अपना सही है, डिक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी। समझो क्यों। बेसिकली जो ना मैन्योर, मैन्योर क्या होता है गाइस, मैन्योर क्या होता है, अपना खाद जो डालते हैं। सो बेसिकली जो है ना जो खाद डालने से जो है ना सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो यानी जो वाटर जो भी आप डालते हो सॉइल में, ऑब्जर्वेशन यानी वाटर जो है ना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है एब्जॉर्ब करने की, और सॉइल फर्टिलिटी इसमें बनती है। लेकिन जो मैन्योर जो है ना डायरेक्टली सॉइल की सैलिनिटी, सैलिनिटी बोले तो नमक की मात्रा को जो है ना कम करता है। नाउ क्वेश्चन 16 ने पूछ रहा है हमसे क्राउन फायर टेक्स प्लेस इन, मतलब जो क्राउन फायर जो है किस फॉरेस्ट में होता है। सो सबसे पहला है डेंस फॉरेस्ट, दूसरा है सवाना, तीसरा है थॉर्न, एंड फोर्थ इज फॉरेस्ट इन दी हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। बेसिकली जो है ना वैसे अगर मैं आपको बोलूँ जो क्राउन फायर जो है ना कहाँ सबसे ज़्यादा प्लेस होता है, वो डेंस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा प्लेस करता है। समझो क्यों। बेसिकली जो है ना जो क्राउन फायर जो है पेड़ों के ऊपर जो ब्रांचेस और लीव्स में लगने वाली आग होती है, राइट, इसीलिए तो क्राउन कहते हैं। यानी डेंस फॉरेस्ट में जो है ना पेड़ जो है ना पास पास होते हैं, इसलिए आग एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जल्दी पहुंच जाती है। सो शॉर्टकट में अगर बोलूँ सो क्राउन फायर, जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिकली जो अपना क्राउन फायर है इसका मतलब क्या है, डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। नाउ
क्वेश्चन 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉरेस्ट डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, यानी पूरे जो फॉरेस्ट जो है ना, किस एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, राइट। तो सबसे पहले तो समझो फॉरेस्ट जो है ना किस एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। सॉइल फॉर्मेशन, वाटर कंजर्वेशन, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉडरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। सो बेसिकली गाइस जस्ट यू थिंक दैट ऐसा क्यों होगा? रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे पॉसिबल है? फॉरेस्ट कैसे कर सकता है? वो तो ऑक्सीजन जनरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम ह्यूमन बीइंग करते हैं, है ना। सो बेसिकली ये अपना ऑप्शन गलत है। सो यहाँ पे रोल प्ले नहीं करता है फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो ना ऑब्जर्व करते हैं, ना कि जनरेट करते हैं। और फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। आपने सुना होगा बचपन में कि जो है हम ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। और जो अपनी ट्री जो रहती है, जो ट्री रहती है अपना पेड़, वो जो है और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती है और ऑक्सीजन एक्सहेल करती है। सो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रीजनरेट नहीं करते, राइट, फॉरेस्ट। इसलिए ये ऑप्शन सही आंसर नहीं है। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 18। 18 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट का जो है ना, इनमें से क्या सबसे चीज़ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस बोले तो इम्पोर्टेंस, यानी इन चारों ऑप्शन में से फॉरेस्ट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। सो सपोर्टिंग नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, मॉडरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ड्राइविंग प्रोडक्ट्स टू बी यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। सो यस, ऑप्शन फोर्थ इज आर करेक्ट आंसर। क्यों? समझो। जो फॉरेस्ट से जो है ना हमें लकड़ी मिलता है, मेडिसिन्स मिलता है, गम मिलता है, जो अपने गोंद रहते हैं, ग्लू, ये सब, रेजिन और नेचुरल जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब मिलता है। सो इन प्रोडक्ट्स को बेचकर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, तो इसीलिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इन सबको बेचकर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। इम्पोर्ट एक्सपर्ट पूरा वर्ल्ड वाइड होता है। दैट्स वाई ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर हाइएस्ट इन नंबर ऑन द अर्थ, यानी ये चारों स्पीसीज में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीसीज क्या है अर्थ में, यानी अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्पीसीज किसकी है। तो सिंपल सी बात है गाइस, इंसेक्ट की सबसे ज़्यादा स्पीसीज है। क्यों? समझो। इंसेक्ट जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल ग्रुप है, इनकी लाखों स्पीसीज पाई जाती हैं, इसीलिए पृथ्वी पर जो है अर्थ में सबसे ज़्यादा स्पीसीज इंसेक्ट्स की होती है। सो मोस्ट स्पीसीज में कौन आ जाता है? इस मोस्ट स्पीसीज में कौन आ जाता है? अपना इंसेक्ट आ जाता है। ऑल राइट। नाउ क्वेश्चन 20। 20 में पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया स्पीसीज आर नोन फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, मतलब ये पूछ रहा है कि भारत के किस रीजन में स्पीसीज जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अडेप्टेशन के लिए फेमस है, यानी सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अडेप्टेशन के लिए फेमस है भारत के किस रीजन में, राइट। सो सबसे पहला आता है द इंडियन डेजर्ट, देन द वेस्टर्न घाट्स, देन थर्ड इज द हिमालयाज एंड द फोर्थ इज द ट्रांस हिमालयाज। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। समझो क्यों। बेसिकली जो है ना ट्रांस हिमालयन जो है ना, ट्रांस हिमालयन एरिया, ये बहुत ज़्यादा ठंडा और ड्राई होता है, राइट। यहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स ने जो है ना सर्वाइवल के लिए स्पेशल अडेप्टेशन डेवलप कर लिया है, पहले ही कर लिए हैं, राइट। सो इसलिए जो है ना ये रीजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में काउंट हो जाता है, यानी सबसे अलग इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के लिए जो है ना इसे चुना जाता है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 21। ओके, Platyconthomins and the spiny dermouse are found in, so basically इसमें हमसे पूछ रहा है कि जो प्लाटाकॉन्थोमिन्स और स्पिनी डरमाउस जो है कहाँ पर फाउंड किया जाता है। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है। बेसिकली ये चीज़ और ये चीज़ दोनों कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा चीज़ है, जो अपना जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे पाए जाते हैं। समझो क्यों। जो है अपना प्लेटाकॉन्थोमिन्स है, यानी मालाबार स्पाइनिस डार्मोस, ये जो है ना एक रेयर रोडेंट है, राइट, जो भारत के जो ना वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। और वेस्टर्न घाट जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यहाँ कहीं जो है ना बहुत सारी जो एंडेमिक स्पीसीज़ भी मिलती है। तो अगर शॉर्टकट में अगर बताऊँ, सो जो अपना जो है प्लेटाकॉन्थोमिन्स, ये जो है प्लेटाकॉन्थोमिन्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न
घाट्स। सो ये आप चीज़ लर्न कर सकते हो ना। क्वेश्चन 22 में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। मतलब इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के बारे में कौन सा फैक्ट सही नहीं है। तो सबसे पहला आ जाता है एक्सट्रीमली रिच इन स्पीसीज, हाई एंडेमिज्म, अंडर कांस्टेंट थ्रेट, कवर्स 5% ऑफ द अर्थ सरफेस। बेसिकली सिंपल सी बात है, ऑप्शन फोर्थ ही हमें सबसे यूनिक और डिफरेंट लग रहा है और गलत भी है, राइट। सो बेसिकली कवर्स 5% ऑफ द अर्थ सरफेस। बेसिकली जो है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो है ना, बेसिकली वो एरियाज होते हैं जहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कई स्पीसीज जो है ना सिर्फ वहीं मिलती हैं, है ना। ये एरिया ये जो ना एरियाज खतरे में भी होते हैं, लेकिन ये पूरी पृथ्वी की 5% सरफेस कवर नहीं करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये ऐसा तो नहीं लिखा कि 5% ही स्टेटमेंट कवर करेंगे ऑन ऑल ओवर द अर्थ, नहीं ना। सो दैट्स ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब इनमें से कौन सा जो है अपना कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। सो सबसे पहला आ जाता है विंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। सिंपल सी बात है, जो अपना एटॉमिक एनर्जी आता है वो आता है अपने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। क्यों, समझो। बेसिकली जो कन्वेंशनल एनर्जी जो है ना, कन्वेंशनल एनर्जी के जो सोर्सेज जो हैं वो होते हैं जो लंबे समय से जो है ना यूज़ हो रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी को कन्वेंशनल सोर्स माना जाता है, जबकि वाइंड, सोलर और जियोथर्मल जो है ना रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स में आते हैं। नाउ क्वेश्चन 24 the most suitable fuel for a fuel cell is okay the most suitable fuel for a fuel cell is मतलब जो फ्यूल सेल के लिए सबसे सुटेबल फ्यूल कौन सा है। सिंपल गाइस, हमेशा याद रखना इसका आंसर हमेशा जो है ना हाइड्रोजन जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। सो हाइड्रोजन इज़ द करेक्ट आंसर। समझो क्यों। बेसिकली तो फ्यूल सेल में जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बनती है, राइट। सो इस प्रोसेस में जो है ना पॉल्यूशन बहुत कम होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ वाटर बनता है। सो आप ये इसे लर्न कर सकते हो, जो अपना जो फ्यूल सेल होता है, फ्यूल सेल इज इक्वल टू व्हाट, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल, राइट। नाउ लेट्स गोइंग टू 25। All right, now the first tidal energy plant in India was established in मतलब भारत का पहला टाइडल एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था। सो सिंपल सी बात है, ना ये विशाखापट्टनम में हुआ था, ना कोची में हुआ था, ना चेन्नई में हुआ था। ये हुआ था हमारा विजिंजम में, राइट। सो ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो टाइडल एनर्जी जो समुद्र में जो है ना आने वाले ज्वार भाटा जो टाइडेस होती है ना उनसे बनाई जाती है। सो भारत का पहला टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट केरला के जो है ना विजिंजाम में स्थापित किया गया था। इससे आपको स्टेट ही पूछ सकते हो, तो आप केरला याद कर सकते हो, केरला में विजिंजाम में हुआ था। नाउ क्वेश्चन 26 स्लज गैस लार्जली कंजिस्ट ऑफ, यानी जो स्लज गैस जो है इसका जो मेन जो मुख्य रूप से कहाँ होता है, मेनली कहाँ होता है स्लज गैस, ये अपना होता है मीथेन में। समझो क्यों। जो स्लज गैस या बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट के जो है ना डिकम्पोजिशन से बनता है। जो भी अपना ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करने के बाद अपना स्लज गैस बनता है। सो इसमें सबसे अधिक मात्रा जो है ना, सबसे अधिक क्वांटिटी कौन सी गैस की होती है, मीथेन की। सो और जो है ना ये फ्यूल के रूप में भी यूज़ हो सकता है। नाउ लेट्स गोइंग टू 27 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वेसिव स्पीसीज कॉज स्किन एलर्जीज। यानी कौन सी जो है इन्वेसिव स्पीसीज जो है ना स्किन एलर्जी का कारण बनता है। स्वीट पी, कांग्रेस वीड, मैस्क्वाइट, वाटर, हियासेंट। सो बेसिकली जो है इसके जो स्किन एलर्जी का जो है ना सबसे मेन कारण पता है किससे बनता है, कांग्रेस वीड से। क्यों, ये समझो। जो बेसिकली जो कांग्रेस वीड जो होता है ना, कांग्रेस वीड, इसे हम परथेनियम भी कहते हैं। ये जो है ना एक टाइप का इन्वेसिव वीड है जो है ना स्किन एलर्जी हो गया और अपना ये जो है अस्थमा हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गया, इन सब का कारण बन सकता है। इसलिए जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है। तो शॉर्टकट में अगर आपको याद करना है तो कांग्रेस वीड इज इक्वल टू स्किन एलर्जी, राइट। नाउ क्वेश्चन 28 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन। यानी इसका मतलब ये है कि जो सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का जो है ना इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है।
सबसे पहला क्रोकोडाइल्स, चीता, पैसेंजर पिजियन, सीगल्स। बेसिकली हमारा आंसर है क्रोकोडाइल। क्यों, ये समझो। बेसिकली जो है ना अपना सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का मतलब पता है क्या होता है? ये किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का जो है ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है ना जब शिकार या उसका जो है ना उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, जब उसको या तो हंटर की वजह से हंटरिंग किया जाता है या बहुत ज़्यादा उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। सो क्रोकोडाइल्स का जो है ना उनकी एक स्किन के लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा शिकार किया गया है। इसलिए जो है ना सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स में आता है। नाउ क्वेश्चन 29। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमर्शियल हंटिंग? यानी इन चारों एनिमल्स में से कौन सा पार्ट नहीं है कमर्शियल हंटिंग के लिए? सो बेसिकली जो है अपना जो वाइल्ड एस होता है, बेसिकली जो है ना ये कमर्शियल पार्ट में नहीं आता हंटिंग में, क्योंकि कमर्शियल हंटिंग में जो है ना उन जानवरों का शिकार किया जाता है जिनसे जो है ना मार्केट में फ़ायदा मिलता है। जैसे अपना हिरन हो गया, डियर हो गया, व्हेल हो गया, स्नेक हो गया। जो अपना जो वाइल्ड एस होता है ना उसको कमर्शियल हंटिंग में खास रोल नहीं होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है कमर्शियल एक्टिविटी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सिटू कंजर्वेशन मेथड? यानी जो इन सिटू कंजर्वेशन मेथड रहता है इनमें से कौन सा है? तो सबसे पहला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कैप्टिव ब्रीडिंग, ट्रांसलोकेशंस एंड नेशनल पार्क्स। सो यस, हमारा आंसर नेशनल पार्क्स है, क्योंकि जो इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब यही होता है कि जो स्पीसीज़ जो है ना, जो भी स्पीसीज़ जो है उनके नेचुरल हैबिटेट में ही जो है ना उनको प्रोटेक्ट करना। सो नेशनल पार्क जो है ना, नेशनल पार्क में ही इस कंजर्वेशन मेथड का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली एन इंडोर पॉल्यूटेंट? मतलब जो है अपना बेसिकली जो अपना जो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि इन इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा मुख्य रूप से जो है ना इंडोर पॉल्यूटेंट में आता है? सो सबसे पहला है लीड, देन सेकंड रेडन, देन ओजोन, देन सिलिकॉन। सो बेसिकली अपना जो रेडन रहता है ना वो अपने इंडोर पॉल्यूटेंट में आता है। बेसिकली रेडन रेडन क्या होता है? बेसिकली एक जो है ना एक रेडियो एक्टिव गैस है जो ज़मीन और पत्थरों से निकलती है, राइट। और ये घरों और बिल्डिंग्स के अंदर जमा हो सकती है और जो अपना जो लंग्स होता है यानी फेफड़े उनको नुकसान पहुंचा सकती है, और इसलिए जो ना इसे डोर पॉल्यूटेंट माना जाता है। तो सिंपल में रेडन इज इक्वल टू इंडोर पॉल्यूटेंट। नाउ क्वेश्चन 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है? सो बेसिकली अपना ओजोन जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है। जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है ना एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शंस के बाद बनते हैं। सो बेसिकली जो ओजोन बोले तो O3, राइट। O3 भी जो है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स की सनलाइट के साथ जो है ना रिएक्शन से बनती है, इसलिए ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है। सो ओजोन इज आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। 33। The chemical which was responsible for Bhopal gas tragedy is simple guys, this is the one of the most important question। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसमें से कौन सा केमिकल इन्वॉल्व था, रिस्पॉन्सिबल था? तो यस, आपको हमेशा याद रखना है जो अपना मिथाइल आइसोसाइनेट था वो हमेशा से ही इसका रिस्पॉन्सिबल है। इसे हम क्या बोलते हैं? MIC भी बोलते हैं। सो बेसिकली जो अपना 1984 में हुआ था, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। बेसिकली ये दुनिया की जो ना दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक है। जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस जो लीक हुई थी ना, जिससे हज़ारों लोगों की जो इसमें मौत हो गई थी और लाखों लोगों को जो है ना इंजर्ड हुए थे इसकी वजह से। सो शॉर्टकट में अगर मैं बोलूँ तो भोपाल गैस ट्रेजेडी किस में हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट में, MIC गैस भी इसे कहते हैं। नाउ क्वेश्चन 34। सो एम्पियन टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट, जो बेसिकली एम्पियन टेस्ट रहता है किसकी पहचान के लिए यूज़ किया जाता है? सो यस, ई कोली की पहचान के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली एम्पियन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। एम्पियन का मतलब होता है मोस्ट मोस्ट प्रोबेबल नंबर, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबल नंबर में आता है। सो बेसिकली एम्पियन को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर, यानी एम्पियन जो है ना
टेस्ट पानी में बैक्टीरियल कंटामिनेशन को जो है ना चेक करना है, जो पानी में जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन है उनको चेक करने के लिए यूज़ होता है एमपीएन, राइट। ये खासकर जो है ना ई कोली बैक्टीरिया की जो है ना वहाँ पे अवेलेबल है, उसकी जो उपस्थिति का जो है ना पता लगाता है कि ये फैकल पॉल्यूशन का संकेत होता है। नाउ क्वेश्चन 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ए फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, यानी इनमें से कौन सा वेस्ट का जो है ना फिजिकल ट्रीटमेंट है। सो कंडीशनिंग, लेगुइनिंग, डाइजेशन, कंपोस्टिंग। सो बेसिकली जो अपना कंडीशनिंग होता है ये आता है, बेसिकली फिजिकल ट्रीटमेंट में जो है ना वेस्ट के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बदल दिया जाता है। सो बेसिकली जो कंडीशनिंग जो होता है ना अपना, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें वेस्ट को जो है ना आगे ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। नाउ क्वेश्चन 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेलेंट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिस्पोजल। सो बेसिकली जो है जो वेस्ट मिनिमाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और डिस्पोजल का जो है ना सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है। गाइज आपको हमेशा याद रखना है जो इंसिनरेशन होता है ये सबसे अच्छा मेथड होता है। इंसिनरेशन में जो है ना वेस्ट को जो है ना बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है, इससे वेस्ट का जो है ना वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी जो उसकी मात्रा रहती है वो कम हो जाता है और हार्मफुल सब्सटेंस जो भी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सिंपली वे में अगर बताऊं जो बेस्ट वेस्ट डिस्पोजल मेथड है वो इंसिनरेशन। नाउ 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर स्लज्ड प्रोसेसिंग, यानी इनमें से कौन सा जो है ना स्लज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। सबसे पहला है लेगुइनिंग, कंडीशनिंग, डाइजेशन, सॉलिडिफिकेशन। yes, the option is simple, solidification is the unique option, also the incorrect option, right। so basically जो है ना लेगुनिंग हो गया, अपना कंडीशनिंग हो गया और डाइजेशन हो गया, ये जो ना स्लज प्रोसेसिंग के मेथड्स हैं, बट सॉलिडिफिकेशन स्लज प्रोसेसिंग की जो है ना नॉर्मल टेक्निक नहीं मानी जाती है। नाउ क्वेश्चन 38, which one of the following organization led to the formation of Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC? So जो बेसिकली अपना IPCC होता है, IPCC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। किसने बनाया था, बेसिकली ये किसने बनाया था, सिंपली हमसे ये पूछ रहा है IPCC किसने बनाया था। सो यस, इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, WMO और UNEP ने। बेसिकली जो है ना आईपीसीसी की जो है ना बेसिकली कब ये लागू हुआ था, कब इसका स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1988 में। इससे आपसे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था, सो आप 1988 याद कर सकते हो। सो बेसिकली 1988 में जो है ना दो इंटरनेशनल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मिलकर बनाया था, दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया था। तो सबसे पहला कौन था, डब्ल्यू एम ओ का फुल फॉर्म बोले तो वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड इज यूएनईपी का मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन दोनों ने मिलकर आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज पर जो है ना साइंटिफिक रिपोर्ट्स तैयार किया था। सो आईपीसीसी इज इक्वल टू डब्ल्यू एम ओ प्लस UNEP। yes, now let's going to question 39, which one of the following is not one of the 8 missions of the National Action Plan on Climate Change NAPCC, यानी जो अपना NAPCC के जो है ना 8 मिशंस में से कौन सा मिशन इन चारों ऑप्शन में से नहीं है। तो सबसे पहला नेशनल लिटरेसी मिशन, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो गाइज आप इसमें सबसे सबसे चीज़ जो ना बेसिकली एक टाइप से अगर मान लो आपको ऑप्शन का आंसर नहीं मालूम हो, ठीक है, आपको नहीं मालूम हो, तो आप देखो कि उन चारों में से सबसे यूनिक क्या लग रहा है। सो नेशनल लिटरेसी मिशन बेसिकली जो है ना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो एनपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, एनएपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इनमें जो है ना बेसिकली जो है ना क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड 8 मिशंस रेडी हुए थे। इसमें बेसिकली क्लाइमेट चेंज की बात होती थी, क्लाइमेट चेंज की बात होती थी, ना कि लिटरेसी रेट की। सो नेशनल वाटर मिशन हो गया, सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, ये बेसिकली यहाँ के जो है ना 3 ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन तो सही हैं, बट नेशनल लिटरेसी मिशन जो है क्लाइमेट चेंज मिशन का पार्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन 40, ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन, ओजोन डे कब बनाया जाता है, यस इट्स 16 सितंबर, राइट। सो यस, बेसिकली जो है ना हर साल जो है ना 16 सितंबर को जो है ना वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। इस दिन जो है ना
ओजोन लेयर की सुरक्षा और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को जो है बढ़ावा दिया जाता है। जैसे आप इसके लर्निंग ट्रिक अगर मैं बताऊं, जैसे जो अपना आईफोन जो है बेसिकली कब रिलीज होता है, हर ईयर 18 सितंबर को, एज फार एज आई थिंक 18 सितंबर को ही होता है। तो आप ये याद कर सकते हो कि उससे जस्ट 2 दिन पहले ओजोन डे बनाया जाता है। यानी पहले हम ओजोन डे बनाएंगे, देन आईफोन का सेलिब्रेशन करेंगे आफ्टर परचेसिंग, राइट। सो यस, ओके, 18 सितंबर में 18 सितंबर 2026 को अपना आईफोन 18 लॉन्च हो रहा है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 41। So, the provisions of environmental protection in the Constitution of India were made under, यानी जो भारत के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो संविधान, जो भारत का जो संविधान में जो है ना, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इनका जो है ना, जो भी प्रावधान दिए गए हैं, प्रावधान बोले तो प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, किन आर्टिकल्स के तहत किया गया है, इन चारों आर्टिकल्स में से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों आर्टिकल्स में से किन आर्टिकल्स के तहत दिया गया है। तो गाइज हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपना फोर्थ ऑप्शन है, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A, इसमें दिया गया है। बेसिकली आर्टिकल 48A कहता है कि स्टेट का जो है ना कर्तव्य है कि एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की जो है ना रक्षा करना, और आर्टिकल 51A(G) का मतलब ये कहता है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स और वाइल्ड लाइफ की जो है सुरक्षा करना। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन 42 में क्या पूछ रहा है, which one of the following animals is not a part of conservation project for endangered species in India? बेसिकली इनमें से कौन सा एनिमल इंडिया के जो ना एंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है? तो यस, अपना कैमल इज द आंसर। क्यों, समझो, इंडिया में जो ना टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया और क्रोकोडाइल हो गया, ये जो है ना जैसे एंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए स्पेशल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। बट जो अपने कैमल के लिए जो है ना ऐसा कोई मेजर एंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नहीं है। ये सब ये तीन ऑप्शन जो है ना, ये तीन ऑप्शन अपना एंडेंजर्ड में आता है, ये नहीं आता है कैमल। ओके, नाउ क्वेश्चन 43, द क्योटो प्रोटोकॉल डील्स विद, अपना जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे डील करता है, किससे संबंधित रहता है? ऑफ कोर्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन से। क्यों, समझो, जो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका उद्देश्य जो है ना ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज में क्या क्या आता है, CO2 हो गया, CH4 हो गया, राइट, और भी बहुत सारे आते हैं। इन सब के जो है ना एमिशन को कम करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कंट्रोल किया जाए। सो क्योटो प्रोटोकॉल आप क्या समझ सकते हो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, राइट। नाउ क्वेश्चन 44, द स्टडी ऑफ द कॉज और ओरिजिन ऑफ डिजीज इज नोन एज, बेसिकली जो है, जो जो अपने जो कॉज और डिजीज़ जो होते हैं, जो रोगों के जो है ना कारण या उसकी उत्पत्ति का जो है ना अध्ययन को क्या कहते हैं? बेसिकली जब हम स्टडी करते हैं कॉज ऑफ ओरिजिन और डिजीज़ का, जब स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एशियोलॉजी। एशियोलॉजी कहते हैं। क्यों, एशियोलॉजी साइंस की जो है ना वो ब्रांच है जो डिजीज़ के कॉजेज और ऑरिजिन का जो है ना स्टडी करता है, मतलब किसी बीमारी के होने का असली कारण का जो है ना क्या है वो स्टडी करता है। तो एस्टियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिजीज कॉजेज। नाउ 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोलॉजिकल हैजार्ड, यानी इनमें से कौन सा जो है जियोलॉजिकल हैजार्ड में नहीं आता है? सो लैंड स्लाइड्स, avalanches, earthquakes, heat waves. Yes, heat waves is the our correct answer, because क्योंकि जो जियोलॉजिकल हैजार्ड जो है ना ज़मीन की एक्टिविटीज़ से जुड़े होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, एवेलेंसिस हो गया। बेसिकली ये तीनों जो है ना, ये तीनों ज़मीन की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, लैंड से जुड़े हुए हैं। बट हीट वेव्स इज़ नॉट रिलेटेड टू लैंड। हीट वेव्स जो है मौसम यानी क्लाइमेट, वेदर से जुड़ी हुई डिजास्टर है, ये जियोलॉजिकल हैजार्ड नहीं है। नाउ क्वेश्चन 46, सुनामी आर ऑल्सो नोन एज, सुनामी को ऑल्सो हम क्या कहते हैं? सीजमिक वेव, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, टाइडल करेंट्स। सो यस, इसे हम कहते हैं सीजमिक वेव। सीजमिक वेव क्यों, बेसिकली सुनामी जो है ना, जो अपना जो लेक होता है, समुंदर होता है, राइट, सुनामी अपने जो रिवर जो होता है समुंदर के नीचे आने वाले जो है ना अर्थक्वेक या वोल्केनो एरप्शन की वजह से पैदा होते हैं, इसलिए इसे सीस्मिक सी वेव भी कहते हैं। तो सुनामी इज इक्वल टू सीस्मिक वेव। नाउ साइलेंट वैली इज अ नैरो वैली ऑफ द, यानी जो अपना जो साइलेंट वैली है किस नदी की जो है ना
एक टाइप से वैले है, नैरो वैले, सनकरी घाटी है, राइट। सो यस, कुंती रिवर इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज साइलेंट वैले जो है ना केरला में जो है ना एक स्थित एक जो है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस रेन फॉरेस्ट एरिया है साइलेंट वैले केरला में। ये जो है ना ये कुंती रिवर जो है ना वो कुंती रिवर की जो है ना सनकरी घाटी में स्थित है, और बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Now, question 48. Which one of the following views, which one of the following view considers nature as mother and cannot be tamed? मतलब कौन सा व्यूज बोले तो दृष्टिकोण, कौन सा दृष्टिकोण प्रकृति को माँ मानता है और उसे वश में करने के पक्ष में नहीं है? गाइज आप ही मुझे बताओ, ऐसे कौन से देश में जो है हम हर चीज़ को माँ मानते हैं? यानी प्रकृति को ऐसे कौन से देश में जो है, सिंपल सी बात है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे बोले तो एनवायरनमेंट को हम माँ मानते हैं, मदर मानते हैं? ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये केवल इंडिया में ही मिलेगा, भारत की संस्कृति में। गंगा माँ, यमुना माँ, पर्यावरण माँ, भारत माता, केवल एक इंडिया में ही है जहाँ पे हम पर्यावरण इन सब चीज़ों को माँ का आदर देते हैं, राइट। सो इंडिया इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज क्योंकि जो भारतीय सोच में जो है ना प्रकृति को माता माना गया है, इस दृष्टिकोण के अनुसार जो है ना प्रकृति का जो है ना सम्मान करना चाहिए हमें, उसका जो है ना शोषण नहीं करना चाहिए। सो इंडियन व्यू से हम क्या सोचते हैं, नेचर इज मदर। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन 49। सो क्वेश्चन 49 में पूछ रहा है, होल्डिंग मीटिंग इन द रिमोट लोकेशन टू मिनिमाइज पब्लिक पार्टिसिपेशन इज अ, यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन को कम करने के लिए जो है ना, कम करने के लिए डोर जगह पर मीटिंग करना किस प्रकार की इनइक्विटी है? सो जोग्राफिकल इनइक्विटी, इकोनॉमिक इनइक्विटी, सोशल इनइक्विटी, प्रोसीजरल इनइक्विटी। सो बेसिकली प्रोसीजरल इनइक्विटी इज द आर करेक्ट आंसर, राइट। सो क्यों, पहले समझो। जब भी जो है ना, जब भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोगों को जो है ना सही मौका नहीं दिया जाता है या जानबूझकर पार्टिसिपेशन कम दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोसीजरल इनिक्विटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे मीटिंग ऐसी जगह रखना जहां आम लोगों का पहुंचना ही वहां पे पहुंच ही ना सके, ये कह सकते हैं। क्वेश्चन 50 में पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यू टुवार्ड्स नेचर वर प्रपोज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ डिनोमिनेशन? यानी इसका मतलब ये है कि नेचर के प्रति जो है ना डोमिनेशन के ऑल्टरनेटिव के रूप में कौन सा व्यू प्रपोज किया गया है, यानी जो डोमिनेशन का जो ना ऑल्टरनेटिव हमें बताना है, उसके रूप, अल्टरनेटिव रूप बताना है जो यहाँ पे प्रपोज किया गया है। इको फेमिनिज्म, इको सेंट्रिज्म, बायोसेंट्रिज्म, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। यस, सो अपना बेसिकली आंसर इज इको फेमिनिज्म इज द करेक्ट आंसर। क्यों, ये समझो। बेसिकली जो इको फेमिनिज्म जो है ना कहता है कि जिस तरह जो है महिलाओं का शोषण किया गया है, उसी तरह जो है ना प्रकृति का भी शोषण हुआ है। ये नेचर के साथ जो है ना बेसिकली इक्वालिटी और रिस्पेक्ट की बात करता है, और डोमिनेशन और जो है ना डोमिनेशन की नहीं, राइट। अगर शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं, जो इको फेमिनिज्म का मतलब होता है रिस्पेक्ट नेचर, नॉट डोमिनेट नेचर, राइट। सो यस गाइज, इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन पेपर होता है ख़त्म। एंड सो अगर आपको जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, अगर आपको हिंदी मीडियम में डिस्कशन टॉपिक चाहिए, तो आप जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि हिंदी में भी अपलोड कर दीजिए सर, राइट। और जो अपना ये जो टॉपिक है एनवायरमेंटल वाला, इसका अगर आपको क्विक वन शॉट में जो है ये इग्नो के बुक का जो है ना वन शॉट में अगर बुक रिवीजन करना है, वन शॉट में पूरा बुक का रिवीजन करना है, मेरे पास पर्टिकुलर नोट्स है जिसे मैंने खुद से डिज़ाइन किया हूँ, खुद से बनाया हूँ, तो मैं उस पर्टिकुलर नोट से आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए वन शॉट बुक नोट्स का, राइट, यानी आपके टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं एनवायरमेंटल में इग्नो के, बहुत ही शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में बनाया गया है, जिसमें एग्जाम से जो है ना कुछ दिन पहले आप लेके अच्छे से कर सकते हो। सो व्हाट्सएप नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जब बेसिकली नीचे डिस्क्रिप्शन, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप मुझे मैसेज करके डायरेक्टली ये पीडीएफ ले सकते हो। सो येस गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर।